वालेकुम। एक नई प्रेजेंटेशन के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जो कि परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी ने बनाए हैं, और जो कि एनसीईआरटी परख की वेबसाइट पर अभी अवेलेबल हैं। तो स्कूल एजुकेशन यानी फाउंडेशनल स्टेज से सेकेंडरी स्टेज तक जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बच्चों के लिए बनाने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस एरिया रहेगा आज वो है कि हाउ टू फिल होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, किस तरह होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पर काम करें, क्योंकि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की डेफिनेशन, इसका बैकग्राउंड, एनईपी एंड एनसीएफ में इसके बारे में क्या कहा गया है, उसके बारे में हमने पहले ही एक प्रेजेंटेशन अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं। और आज हम फिर से मैं बता दूं कि हाउ टू फिल होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, इसी पर अपनी प्रेजेंटेशन का फोकस रखेंगे। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि हमारे स्कूल एजुकेशन में एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हमारा अब करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज 5+3+3+3+4, और हमारे 4 स्टेजेस हैं: फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज हमारा जो प्री प्राइमरी 1, प्री प्राइमरी 2, प्री प्राइमरी 3 और उसके बाद क्लास फर्स्ट और सेकंड क्लास इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर इसी तरह जो 3, 4 एंड 5 वो प्रिपरेटरी स्टेज में, 5, 6, 7 मिडल स्टेज में, और 5, 6, 7, 8 मिडल स्टेज में, और जो सेकेंडरी स्टेज है वो 9th to 12th हमारे क्लासेस को कैटर करता है। तो चारों स्टेजेस के लिए परख ने जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हैं उनकी कॉपीज अपनी वेबसाइट पर अपलोड की हैं, सर्कुलेट की हैं, नोटिफाई की हैं। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अपने स्कूलों में इनको इम्प्लीमेंट करें और बच्चों का जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है वो बनाएं और उनके फेवर में ये इशू करें। तो क्या है, किस तरह इस पर काम कर सकते हैं, इस बारे में हम एज एग्जाम्पल मिडल स्टेज का जो हमारा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है इसको एज एग्जाम्पल लेंगे, ताकि बाकी स्टेजेस में भी हमारे लिए आसानी हो काम करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एचपीसी का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें पार्ट ए, बी एंड सी हैं, लेकिन पार्ट ए के फिर 4 सब पार्ट्स हैं, दैट इज पार्ट A1, पार्ट A2, A3 एंड A4, फिर बी एंड सी। तो एक एक करके हम ब्रीफली इन पार्ट्स को देखेंगे ताकि हमें फिर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाने में आसानी हो। यहाँ पर आप पार्ट A1 देख सकते हैं, इसमें बच्चे के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये आसानी से हम इस पर काम कर सकते हैं। यू कैन सी जस्ट बेसिक डिटेल्स और उसकी अटेंडेंस, और अगर अटेंडेंस लो है उसकी वजह क्या है, परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस वगैरह चीजें लिखनी है। उसके बाद जो पार्ट A2 है, इट इज ऑल अबाउट मी। बच्चा अपने बारे में यहाँ पर लिखेगा, अपने रिफ्लेक्शन देगा, जैसे आई लिव विथ माई, वी स्टे एट, बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बच्चे को लिखना है अपने बारे में। इसी तरह माई गोल सेटिंग, ये भी यहाँ पर एक हिस्सा इस पार्ट का है। दिस गोल इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, बिकॉज बच्चा पहले से ही फोकस्ड रहेगा कि उसका लाइफ टाइम गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहता है, ताकि पहले से ही जो बच्चे का एप्टीट्यूड है उसके बारे में टीचर्स को भी पता चले और बच्चे भी ना फोकस्ड अपने करियर में रहे। तो दिस वाज पार्ट A2। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टीचर के बारे में भी बच्चा लिखता है, टीचर मेरा कैसा होना चाहिए, कैसे टीचर्स मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरा जो गोल है वो अचीव करने में। नेक्स्ट इज पार्ट A3, माय एम्बिशन कार्ड। अब देख सकते हैं कि माय एम्बिशन कार्ड में बच्चा अपने एम्बिशन के बारे में लिखता है। आई विल अचीव माय एम्बिशन बाय, किस तरह कर सकता हूँ, 5 स्किल्स आई नीड टू अचीव माय एम्बिशन। मुख्तलिफ चीजें हैं जो बच्चे को, लर्नर को
खुद यहाँ पर लिखनी है विद द असिस्टेंस ऑफ कंसर्न टीचर, और बच्चा यहाँ पर अपने बारे में सोच समझकर इनफॉर्म्ड डिसीजन लेकर अपनी रिफ्लेक्शन दे सकता है, रेस्पॉन्स दे सकता है। इसी तरह आप देख सकते हैं इस पार्ट में, आई विल टेक गाइडेंस फ्रॉम, पहले से इन्फॉर्मेड डिसीजन, कौन कौन मेरे गोल, मेरा एम्बिशन ऑफ लाइफ जो है, एम्बिशन इन लाइफ, उस बार उसके हवाले से कौन कौन मेरी मदद कर सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे को रिफ्लेक्ट करना है। सो उसके बाद जो पार्ट A4 है, दिस इज पेरेंट टीचर पार्टनरशिप पार्ट और कार्ड। यहाँ पर पेरेंट भी इस कार्ड में अपनी रिफ्लेक्शन, अपना रेस्पॉन्स देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय चाइल्ड, पेरेंट लिख रहा है अप्रोप्रिएटली, जो यहाँ पर इमोजी है उसको टिक कर रहा है, और यहाँ पर फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पेरेंट का और बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, उसकी नवीयत क्या है। जैसे माय चाइल्ड सीम्स मोटिवेटेड टू लर्न एंड एंगेज विद न्यू कॉन्सेप्ट्स लर्नड एट स्कूल, तो पेरेंट अकॉर्डिंगली जो अप्रोप्रिएट इमोजी होगा उसी को टिक करेगा, उसी को एनसर्कल करेगा। मुख्तलिफ पैरामीटर्स यहाँ पर पेरेंट्स को देखने हैं और अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट जो भी इमोजी वो सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि अगर पेरेंट या गार्डियन बच्चे का जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस चीज को नहीं समझ पाता है, तो टीचर उसमें उसकी असिस्टेंस कर सकते हैं टीचर्स, ताकि पेरेंट भी इन्फॉर्म्ड रहे अपने बच्चे के बारे में जो कुछ उसने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद यू कैन सी ये पार्ट खत्म होके द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो HPC का है, दैट इज पार्ट बी। पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि इसके भी 4 सेक्शंस हैं। पार्ट बी इज द टीचर्स पार्ट। यहाँ पर टीचर को जो मेन काम है, दैट इज कि जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं या डोमेन्स हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं उस बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स HPC में या डोमेन्स या लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं, फाउंडेशनल स्टेज में 5 डोमेन्स हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, और एक सब डोमेन है 5th डोमेन का पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स। तो ये सारी जो फाउंडेशनल स्टेज में डोमेन्स हैं, इन पर काम करके हमारा जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बच्चे का बनेगा, इन्हीं का असेसमेंट करके, इन्हीं को इवेलुएट करके मुख्तलिफ डोमेन्स को, फिर जो कुछ रेस्पॉन्स हमारे पास आता है, हम जो कुछ भी रिफ्लेक्शन बच्चे के बारे में देते हैं वो HPC में रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरह यू कैन सी दिस द डोमेन्स और लर्निंग स्टैंडर्ड्स इन प्रिपरेटरी स्टेज, जो 3, 4 एंड 5 क्लास है, उसमें लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, द वर्ल्ड अराउंड अस, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, थिएटर, म्यूजिक, डांस एंड मोमेंट। और ये लर्निंग स्टैंडर्ड्स प्रिपरेटरी स्टेज के HPC में आई हैं, और NCF के मुताबिक ये जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं ये दिए गए हैं, और इन पर काम करके फिर HPC बनाना है। इसी तरह मिडिल स्टेज के जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स है, यू कैन सी वी हैव 3 लैंग्वेजेस हियर, लैंग्वेज 1, 2 एंड 3, फिर है मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। तो फिलहाल हम मिडिल स्टेज के ही HPC पर बात करने वाले हैं, तो इसी को यही हमारा फोकस एरिया रहेगा। बाकी जो स्टेजेस हैं, चाहे फाउंडेशनल है, प्रिपरेटरी या सेकेंडरी स्टेज है, उन पर काम करना इसी जो हमारी एक मॉडल प्रेजेंटेशन एज सैंपल रहेगी, इसी के मुताबिक हम वहां पर भी काम करेंगे। तो हम बात कर रहे थे पार्ट बी के बारे में। इसके 4 सेक्शन, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इसके जो 4 सेक्शंस हैं, पहला सेक्शन जो है दैट इज एक्टिविटी एंड रूब्रिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि टीचर को यहाँ पर काम करना है, जो भी कंसर्नड सब्जेक्ट टीचर होगा, लर्निंग स्टैंडर्ड टीचर होगा, तो ये हमें समझना जरूरी है। आप देख सकते हैं इसका जो प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर है वही हमें फॉलो करना है। जैसे लैंग्वेज 1 हमारा एज एन एग्जाम्पल हम लेंगे, तो इसके करिकुलर गोल्स एज पर NCF स्कूल एजुकेशन यहाँ पर दिए गए हैं। फिर करिकुलर गोल्स की अपनी अपनी कॉम्पिटेंसीज हैं, उनके कोड्स भी यहाँ दिए गए हैं।
तो अगर आप डिटेल्ड इनको जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनसीएफ स्कूल एजुकेशन मिडिल स्टेज का देखना पड़ेगा, ताकि ये CG1 CG2 या जो डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज यहाँ पर हैं ये क्या हैं, इनके डिटेल डिस्क्रिप्शन आप जान सकते हैं वहां पर। और उसके अलावा अगर आप एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस जो कि SCERT JNK की तरफ से इस साल से सेशन 24-25 से आया है, उसमें आप इन चीजों को डिटेल्ड पा सकते हैं। बहरहाल अब देखिए हमारा लैंग्वेज वाला जो पार्ट R1 एज एन एग्जांपल हम लेंगे, तो उसके बाद हमारी एक्टिविटी बनेगी। एक्टिविटी में आप देखिए आपको अप्रोच ऑफ द एक्टिविटी यहाँ पर अप्रोप्रिएटली टिक करना है, यानी जो ये असेसमेंट एक्टिविटी, माइंड माय वर्ड्स, दिस इज असेसमेंट एक्टिविटी जो आप बना रहे हैं, ताकि जो भी आपने ऊपर करिकुलर गोल या कॉम्पिटेंसी जो सिलेक्ट की है जिसका आप असेसमेंट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसके लिए कौन सा अप्रोच इख्तियार कर रहे हैं, whether it is art integrated, supports integrated, toy based, technology integrated या कोई भी अदर अप्रोच जो आप मुनासिब समझते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर कितने टाइम में ये एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ये असेसमेंट एक्टिविटी, वो भी लिखना है, और क्या आपको रिसोर्सेज की जरूरत है वो भी लिखनी है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी, सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी आपको यहाँ पर लिखना है कि जो आप असेसमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं उसको यहाँ पर आप डिटेल्ड सीक्वेंस में लिखेंगे, और फिर असेसमेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे वो आप इस राइट साइड वाले हिस्से में लिखेंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो हमारा पार्ट बी है इसके 4 सेक्शंस हैं, अभी हम पहले ही सेक्शन पर हैं, और असेसमेंट रूब्रिक जो कि टीचर को पहले ही बना के रखना है, उसके बाद एक्टिविटी करनी है। तो एक्टिव असेसमेंट रूब्रिक बी सेक्शन 1 का जो पार्ट बी है उसका हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो एबिलिटीज हैं और फिर लेवल्स हैं, वी हैव 3 एबिलिटीज, अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी। फिर 3 लेवल्स जो हमारी हैं, दैट इज बिगिनर, प्रोफिशिएंट एंड एडवांस्ड। आप कंफ्यूज होंगे इसके साथ कि जो फाउंडेशनल स्टेज में ये टर्मिनोलॉजी है बिगिनर, प्रोफिशिएंट एंड एडवांस्ड, देयर यू विल फाइंड it is sky for advanced, mountain for proficient and stream for beginner. So that is just an aesthetic touch to the terminology, otherwise जो इसका असल एसेंस है that is same। तो अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस जो भी एक एक्टिविटी में जो अवेयरनेस वाला पार्ट एक्टिविटी में होगा उसको एक टीचर को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देना है। एक जो क्राइटेरिया पॉइंट है उसको बिगिनर वाले में देने हैं, प्रोफिशिएंट में देने हैं, एडवांस्ड में देने हैं। फिर जाके जब एक्टिविटी होगी तो अवेयरनेस, फॉर एग्जांपल अवेयरनेस में कौन बच्चा कहाँ पर है, तो अप्रोप्रिएटली एक टीचर को वो वाला हिस्सा, वो वाला क्राइटेरिया पॉइंट एनसर्कल करना है। तो प्रोफिशिएंट में जो बच्चा है उसका प्रोफिशिएंट में ही, और एडवांस्ड में जो है उसका एडवांस्ड में ही एनसर्कल करना है। तो इसके बारे में मैं इतना यहाँ पर सिर्फ कह दूं कि बिगिनर वाले वो बच्चे होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, जिनकी लर्निंग लेवल अभी उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो कि डिजायर्ड है। प्रोफिशिएंट वाले पोटेंशियल रखते हैं, वो कर पाते हैं, लेकिन उनको मदद की जरूरत पड़ती है। और एडवांस्ड सक्सेसफुल लर्नर्स होते हैं जो कि जिनकी लर्निंग लेवल ठीक होती है। इसी तरह फिर असेसमेंट रूब्रिक में हमें सेंसिटिविटी वाले क्वेश्चंस भी डालने हैं, और सेंसिटिविटी बच्चे की चेक करनी है, और क्रिएटिविटी में जो क्राइटेरिया पॉइंट्स बनेंगी अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने हैं। तो ये जो असेसमेंट रूब्रिक है बजात खुद ये एक अलग डोमेन है, इस पर कभी अलग से बात करेंगे और डिटेल में इस पर बात करेंगे। फिलहाल हम स्ट्रक्चर ऑफ जो HPC है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी कहा था कि जो पहला पार्ट बी जो हमारा है उसके 4 सेक्शंस हैं। दिस इज सेकंड सेक्शन, स्टूडेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर बच्चा अपनी जो एक्टिविटी उसने की उसके बारे में अपनी रिफ्लेक्शन दे रहा है और अप्रोप्रिएट इमोजीज टिक कर रहा है। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एक रूब्रिक बना है या टीचर्स बनाएंगे, बच्चा जिसमें खुद ही रिफ्लेक्ट करेगा, अकॉर्डिंगली वो एनसर्कल करेगा अप्रोप्रिएट जो भी क्राइटेरिया पॉइंट्स यहाँ पर सेट किए गए हैं, जो बच्चे को मुनासिब लगे, जो बच्चे को अपने बारे में सही लगे, वो
बच्चा अपने अपने अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी में एन सर्कल करेगा। दिस इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो उसके बाद आप देखिए दिस इज पेयर फीडबैक, जो कि थर्ड हमारा सेक्शन इसमें है। बच्चे का जो पेयर होगा, जो फ्रेंड होगा, म्यूचुअली बच्चे एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्शन देंगे, एक दूसरे का जो असेसमेंट है वो करेंगे। तो पेयर वाला सेक्शन जो है इसमें भी अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी है। तो बच्चा अपने म्यूचुअली जो बच्चे हैं वो करेंगे अकॉर्डिंगली अपना ये रूब्रिक फिलअप। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कुछ एक अहम चीज जो आपको नोट करनी है, जब आप फिर इस रूब्रिक को क्वालिफाई करेंगे, क्वांटिफाई रादर, कि इसको स्कोर देना है आपको, तो स्कोरिंग की यहाँ पर है। बिगनर के लिए 0, 1, 2, प्रोफिशिएंट के लिए 3 एंड 4, एडवांस्ड के लिए 5 एंड 6। यानी अगर अवेयरनेस में 0 यानी कोई नहीं, एक या दो क्राइटेरिया पॉइंट यहाँ पर सर्कल होता है, एन सर्कल होता है, तो बच्चा बिगनर में है। अगर 3 या 4 अवेयरनेस में यहाँ पर एन सर्कल होते हैं, 4 क्राइटेरिया पॉइंट्स, तो बच्चा प्रोफिशिएंट में है। अगर 5 या 6 होते हैं, तो अगर 3 या 4 तो प्रोफिशिएंट, अगर 5 या 6 होते हैं तो एडवांस्ड लेवल बच्चे की आपको आगे जाकर रिफ्लेक्ट करनी है। तो इसके बाद ये वाला जो व्हील है ये समझना बहुत जरूरी है, ये भी पार्ट बी का एक हिस्सा है। आप देखिए यहाँ पर जो आउटर सर्कल है इसमें अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी दी गई है। फिर अवेयरनेस में आप देखिए टीचर, स्टूडेंट एंड पेयर का कॉलम ये हिस्सा है। इसी तरह सेंसिटिविटी में भी, क्रिएटिविटी में भी। ये वाला व्हील आपको कैसे फिलअप करना है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं अवेयरनेस में टीचर वाला पोर्शन। अगर बच्चा ऊपर जो बच्चे ने टीचर ने रूब्रिक बनाया था वहां पर एडवांस्ड, प्रोफिशिएंट या बेसिक, बिगिनर लेवल में आता है, तो यही वाला स्ट्रिप जिस भी लेवल पर बच्चा वहां पर आया है, यहां पर वो वाला स्ट्रिप आपको कलर करना होगा, शेड करना होगा। इसी तरह स्टूडेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन में बच्चे की लेवल क्या है यहां पर आपको दिखानी होगी। जिस तरह हमने टीचर वाले हिस्से में काम किया, स्टूडेंट वाले हिस्से में भी स्टूडेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होगी अकॉर्डिंगली दिस एडवांस्ड, प्रोफिशिएंट या बिगिनर वाला स्ट्रिप जो ऊपर बच्चे ने लिया होगा या जो उसकी लेवल वहां पर रिफ्लेक्ट होगी वो यहाँ पर आपको दिखानी है। तो पेयर वाले हिस्से में भी अकॉर्डिंगली इस उस वाले रूब्रिक में से देख के यहाँ पर आपको जो स्ट्रिप है कलर करना है। तो फिर सेंसिटिविटी में भी ऐसे चलेगा और क्रिएटिविटी में भी ऐसे चलेगा। व्हील पर काम करने के लिए आपको ये स्कोरिंग की ना बहुत काम आएगी, इसको समझना है। फिर से मैं बता दूं, बिगनर जिस बच्चे ने जिस सेल्फ असेसमेंट में या पेयर असेसमेंट या टीचर असेसमेंट में जिसका कोई भी क्राइटेरिया पॉइंट जो एन सर्कल नहीं हुआ या 1 हुआ या 2 हुआ, उसको आपको बिगनर में रखना है। प्रोफिशिएंट जिसके 3 या 4 एन सर्कल हो गए, तो एडवांस्ड जिसके 5 या 6 हो गए। तो एडवांस्ड वाला स्ट्रिप नीचे जो व्हील में आपको दिखाना है उसके लिए बच्चे ने पर्टिकुलर जो एबिलिटी लेवल है अवेयरनेस, सेंसिटिविटी या क्रिएटिविटी में, बच्चे ने देखना है आपको कि क्या कौन से कितने जो उसके क्राइटेरिया पॉइंट से एन सर्कल हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस एक्टिविटी के बाद जो टीचर्स ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन है वो यहाँ पर देना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं लैंग्वेज 2 पर आप काम कर सकते हैं। पूरा जो HPC है इसमें सारी जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स पर्टिकुलर स्टेज के हैं वो आप देख सकते हैं। तो हम सीधे पार्ट सी पर जाएंगे, क्योंकि ये फिर आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके। इसके बाद लैंग्वेज 3 होगा, सेम स्ट्रक्चर है लेकिन करिकुलर गोल्स एंड कॉम्पिटेंसीज डिफरेंट होंगी, तो जो नेचर ऑफ एक्टिविटीज है वो भी डिफरेंट बनेगा। ये देखिए आप, दिस इज पार्ट सी। इन दिस पार्ट जो डिफरेंट लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका जो समराइज्ड फिर आपको ईयर एंड पर जो रिफ्लेक्शन देनी है बच्चे के जो होलिस्टिक प्रोग्रेस के हवाले से मुख्तलिफ लर्निंग स्टैंडर्ड्स में, वो यहाँ पर आपको समेटिव देने हैं, समरी उनकी देनी है। जैसे आप लैंग्वेज 1 जो R1 है इसमें अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी में बच्चा बिगिनर है, प्रोफिशिएंट है,
या एडवांस्ड है, एट द एंड ऑफ स्टेज, एट द एंड ऑफ स्टेज एंड एट द एंड ऑफ ईयर आपको ये करना है। इसी तरह सेंसिटिविटी में लैंग्वेज 1 में बच्चे की क्या लेवल है आपको अकॉर्डिंगली पिक करना है, और क्रिएटिविटी में इसी तरह आप देख सकते हैं दिस इज लैंग्वेज 1, फिर लैंग्वेज 2, फिर लैंग्वेज 3 और उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद आप साइंस देख सकते हैं यहाँ पर, सोशल साइंस और आर्ट एजुकेशन। सारे लर्निंग जो स्टैंडर्ड्स इस पर्टिकुलर स्टेज में है वो यहाँ पर है। फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और एट द एंड आप देख सकते हैं ओवरऑल जो बच्चे की लर्निंग लेवल है होलिस्टिक प्रोग्रेस के हवाले से, वो यहाँ पर आपको अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी जो ओवरऑल समरी जो बच्चे की है सारी लर्निंग स्टैंडर्ड्स में अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। सो आपने देखा होगा कि क्वांटिफिकेशन कहीं पर नहीं है, आप क्वालिफाई बच्चे की नॉलेज करते हैं। और जो HPC है दिस इज 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि बच्चा खुद भी रिफ्लेक्ट करता है, बच्चे का पेरेंट भी कहीं ना कहीं इस असेसमेंट में इन्वॉल्व है, टीचर भी करता है, पीयर असेसमेंट भी हो रहा है और होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ से वोकेशनल आप देख सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स भी हैं। और इसके अलावा अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी की बुनियादों पर आप नॉलेज को क्वालिफाई करते हैं और बच्चे में जो सेंसिटिविटी या क्रिएटिविटी जिस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आज तक हम सिर्फ अवेयरनेस पार्ट को देखकर ही बच्चे की लर्निंग लेवल को जज करते थे। तो यहाँ पर सारी चीजें अवेयरनेस, सेंसिटिविटी, फिर अकॉर्डिंगली जो बच्चे की लेवल है उसको रिफ्लेक्ट करना है। उम्मीद है कि इस शॉर्ट प्रेजेंटेशन के बाद, बल्कि शॉर्ट नहीं है, लेंथी होगी, लेकिन ये जरूरी है, सारा स्ट्रक्चर हमें देखना जरूरी है, तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि किस तरह HPC पर काम करना है, जो कि आप अप्रोप्रिएटली आपके स्कूलों में आएंगे थ्रू द कंसर्न्ड क्वार्टर्स, कहाँ से जो डिपार्टमेंट समग्रा या बाकी एजेंसीज के जरिए से हमारे स्कूलों में पहुंचा रहा है। तो जब हमारे पास आएंगे तो हमें जरूरी इन पर काम करना होगा और इनको बनाना होगा। और उम्मीद की जाती है ये जो सारा जो दिस HPC का काम है, स्ट्रक्चर है, दिस विल ऑल बी ऑनलाइन बेस्ड, AI बेस्ड। लेकिन AI पर काम या ऑनलाइन काम करने, वेबसाइट पर काम करने से पहले हमें बुनियादी चीजों के बारे में जरूरी इल्मियत होनी चाहिए। इसीलिए हमारी ये कोशिश रही कि हम आप तक इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहुंचाएं और उम्मीद है कि आप अपने फीडबैक से हमें नवाजेंगे और आइंदा इम्प्रूवमेंट के लिए हमें अपने रिमार्क्स एंड कमेंट्स देंगे। तो इसके बाद एट द एंड में आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि जो इस हवाले से हमारी बेसिक प्रेजेंटेशन पार्ट 1 जो पहले ही कुछ महीने पहले हमने अपलोड की है, आप जरूर वो देखेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।